हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 फरवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तुंगभद्रा रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के। तो ग्रेट बैरियर रीफ को अगर हम मैप में व्यू करें तो जो हमारा पैसिफिक ओशियन है उसमें भी अगर हम और डीप व्यू करें तो यहाँ पर कोरल सी सिचुएटेड है। कोरल सी में ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो तमिलनाडु स्टेट को लेकर के है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु असेंबली ने एक बिल पास किया था और उसको वहाँ के जो गवर्नर हैं RN रवि उनके पास में सेंड किया था कि आप हमें इस बिल के ऊपर अप्रूवल दीजिए ताकि हम नीट एग्जाम को एक तरीके से एलिमिनेट करके अपने प्रोसीजर के अंडर जो भी हमारे यहाँ की मेडिकल कॉलेज है उनमें स्टूडेंट्स को एंट्री दे सकें। लेकिन जो गवर्नर है उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किया और दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में दोबारा से इसको रिव्यू करने के लिए भेज दिया। RN रवि ने जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 2020 का एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम को बिल्कुल क्लियर माना है कि ये जो नीट एग्जाम है वो सोसाइटी में जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसी के बेसिस पर उन्होंने बोला है वहाँ के गवर्नर ने कि आप इस ऑर्डर के बेसिस पर ये जो भी आप बिल पास किया है आपने इसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, उसमें नीट एग्जाम को बिल्कुल क्लियर माना गया है कि सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो नीट एग्जाम को मानती है कि इसकी वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो हमारे पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो एक तरीके से सोसाइटी में आप एक मानो तो जो हमारे मेन स्ट्रीम में लोग नहीं है, जिनके पास में वो सारे रिसोर्सेज नहीं है कि वो ईजिली कोचिंग को ज्वाइन कर सके, अगर उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है तो नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में उनकी एंट्री नहीं हो पाती। तो वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उन्होंने ये माना है कि हम +2 में जो परसेंटेज बेसिस जो पॉइंट है उसी के बेसिस पर मेडिकल कॉलेज में एंट्री देंगे और इसी को उन्होंने सही आंसर माना है। ये बोला है कि इसकी वजह से सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब उन्होंने जो तमिलनाडु असेंबली है उन्होंने 8 फरवरी को एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया है असेंबली का और उसमें रिव्यू किया जाएगा और दोबारा से इस बिल को पास करने की कोशिश की जाएगी और बोला गया है कि दोबारा से गवर्नर के पास में इसको रिसेंड किया जाएगा। आप सभी को पता है कि आर्टिकल 200 के अंडर तो प्रेसिडेंट के लिए भी, प्रेसिडेंट की एक तरीके से सहमति के लिए भी उसको होल्ड कर सकता है। ये कुछ पावर होती है गवर्नर के पास में। तो गवर्नर प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर के सारे जो भी आर्टिकल हैं, जो भी जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है यहाँ पर एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में। इसके अलावा 2 मेंबर उसमें और थे। अब यहाँ पर जो भी वहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टी हैं, उन्होंने इस डीलिमिटेशन कमीशन ने जो भी अपना रिजल्ट दिया उसको एक तरीके से नकारा है। उनकी जो भी इंटरिम रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया है और बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन था इसने जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी जो सीट्स हैं उनको रीड्रॉ किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नई रिकमेंडेशन भी दी है। उन्होंने बोला है कि जम्मू वाले रीजन में 6 सीट जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए और कश्मीर वाले रीजन के लिए 1 सीट उन्होंने इंक्रीज करने के लिए बोला है। इसके अलावा SC और ST की अगर हम बात करें तो 16 सीट्स के लिए यहाँ पर उन्होंने
यहाँ पर देखिए 16 सीट को एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने रिजर्व किया है और यहाँ पर 6 सीट इंक्रीज कर दी हैं जम्मू डिवीज़न के लिए और 1 सीट इंक्रीज की है कश्मीर डिवीज़न के लिए। आप सभी को पता है कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन होता है वो एक तरीके से बहुत पावरफुल होता है। उसके जो भी रिजल्ट होते हैं उनको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का? डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक ऐसा मेंबर होगा जिनको इनके द्वारा सीईसी के द्वारा या ईसी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होता है, मतलब जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा वो इनडायरेक्टली इस डिलिमिटेशन कमीशन का मेंबर बन ही जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं आर्टिकल 82 में और आर्टिकल 170 में। पार्लियामेंट जो है वो एक डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, जो भी हमारे यहाँ पर सेंसस कंडक्ट होती है उसके बाद में हर बार जो है वो पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट इनेक्ट कर सकता है और स्टेट्स के बाद में भी यहाँ पर पावर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है या नहीं है। तो जब भी आप किसी आर्टिकल को रीड करो ये डिस्कस करने की कोशिश किया करो कि इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या फिर कहीं स्पेशल तरीके से इसके बारे में शो कर रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 1 पर ही, फ्रंट पेज पर ही। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर के। यहाँ पर शो किया गया है कि यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होती जा रही है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 25 पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। किसी टाइम ऐसा था कि ये जो टाइगर रिजर्व था वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर 2008 में यहाँ पर रीलोकेशन किया गया टाइगर की पॉपुलेशन का और रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वहाँ से रीलोकेट किया गया, एरियल रीलोकेट किया गया था टाइगर पॉपुलेशन को सरिस्का टाइगर रिजर्व में। इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल देखने को मिला था 2009 में, जब मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पर भी इसी तरीके से सिमिलर एरियल ट्रांसलोकेशन किया गया था। अब यहाँ पर ये देखें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर एग्जाम्पल शो कर रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड है वो प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं जो भी टाइगर की पॉपुलेशन है उनको। इसके साथ में स्पेशल फोकस किया जाता है कि उनका इलीगल तरीके से कोई भी उनकी पोचिंग ना हो सके। सरिस्का टाइगर रिजर्व से रिलेटेड अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स व्यू करें तो राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट है और अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो सिचुएटेड है। सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में चलाया गया था उस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर 1978 में इस सरिस्का टाइगर रिजर्व को रजिस्टर्ड किया गया था। अलवर वाले एरिया में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है उसके अंडर भी ही एक इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो राजस्थान स्टेट को लेकर यही है। अभी हमने देखा कि यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ, उसके बाद में जो अब स्टेट्स हैं वो भी अपने बजट प्रेजेंट करेंगे। तो राजस्थान स्टेट पहली बार कोशिश कर रहा है कि वो अपना सेपरेट एग्रीकल्चर बजट लेकर के आएगा। आप सभी को पता है कि राजस्थान का ज़्यादातर एरिया डेजर्ट एरिया है। राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से वहाँ की एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसीलिए फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पर जो रेनी सीजन है काफ़ी ज़्यादा कम होता है राजस्थान स्टेट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी टाइम के साथ में डिप्लीट होता जा रहा है। तो उन सारे इश्यूज को शो करते हुए इस तरीके का एग्रीकल्चर बजट बनाया जाएगा जिसमें कि जो वाटर स्केर्सिटी है उसके ऊपर फोकस करते हुए इस तरीके के अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाएगा कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोसीजर है वो भी रेगुलर बना रहे और जो भी इशू है उनको भी सोल्व किया जा सके। तो गवर्नमेंट जो है वो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर फोकस करेगी ताकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर को एक तरीके से हम क्या कर सकें, उस इशू को सॉल्व करते हुए हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा जो डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल है अक्रॉस द स्टेट उस इशू को भी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो वेनाड सेंचुरी को लेकर के है।
यहाँ पर ये बता रखा है कि साउथ में जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, तमिलनाडु और कर्नाटका से जो एलिफेंट है वो एक ऐसे एरिया में अपने आप को मूव करने लगे जहाँ पर बेहतरीन वाटर रिजर्वियर हो। आप सभी को पता है कि इस एरिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में जो रेन है वो एक तरीके से फ्लो फ्रॉम तमिलनाडु एंड कर्नाटका लो ड्यू टू बेटर रेन इन रिजर्व्स, मतलब इन एरिया में जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है उन एरिया से निकलने लग गए हैं एलिफेंट और जाने लग गए हैं उस एरिया में, ताकि जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पर ये शो कर रखा है कि देखो, आप बहुत बार देखते हो कि मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है वो यही कारण होते हैं। अब फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, पहले क्या होता था कि हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कवर इतना ज़्यादा इंक्रीज था कि एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट जाने में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है या फिर जो भी एक तरीके से मैन रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से ये एनिमल पास ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि फॉरेस्ट कवर ही इतना ज़्यादा इंक्रीज था। लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जैसे जैसे इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हुई, जो फॉरेस्ट एरिया है उनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाने लगा, जिसकी वजह से ही इनके जो कॉरिडोर है, नेचुरल कॉरिडोर, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हुए। और जब ये नेचुरल कॉरिडोर डिस्ट्रॉय हुए तो एनिमल जो है वो फॉरेस्ट वाले एरिया से, उनका तो देखो वही प्रोसीजर बना हुआ है कि विंटर सीजन में किस साइड जाना है और समर सीजन में किस साइड जाना है। लेकिन जो हमारे ह्यूमन है, ये बार बार ये बोला जाता है कि अगर हम उनके नेचुरल रिसोर्सेज में, उनके नेचुरल वेजिटेशन में, उनके नेचुरल एरिया में अगर हम एंटर करेंगे तो वो लोग जो हैं, वो फार्मर, वो जो एनिमल जो हैं वो फॉरेस्ट से बाहर निकल के हमारे एरिया में एंटर करेंगे। और यही मेन रीज़न है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। हमने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी जिसमें कुछ इशू भी शो किए थे कि तमिलनाडु और कि मैन और एलिफेंट को लेकर के, मैन और एनिमल को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका मेजर रीज़न यही है कि हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, इनके जो नेचुरल हैबिटाट है उन सभी को सिक्योर करना है, ताकि इस तरीके के जो इशू हैं वो सॉल्व हो सके। अब यहाँ पर जहाँ पर ये जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रखा है। वहाँ पर 34 चेक डैम्स, 168 डैम्स, इसके अलावा 26 न्यू ब्रशवुड चेक डैम्स, इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रखी है, जिसके कारण से इनके पास में ईजिली, इनके पास क्या हो, जो भी वाटर रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो सके। इसके अलावा जो फॉडर मैनेजमेंट है उन्होंने भी कुछ ऐसी कोशिश की है कि ग्रासलैंड यहाँ पर डेवलप किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिमूव करके यहाँ पर सॉफ्ट ग्रास डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि इजीली ये इस एरिया में रह सके और इनको कोई भी इशू क्रिएट ना हो। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमने कल भी डिस्कस किया था कि तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ पर 216 फीट टॉल 11th सेंचुरी की सेंट श्री रामानुजाचार्य को डेडिकेटेड ये स्टेचू ऑफ इक्वलिटी को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल अनवेल किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हम प्राइम मिनिस्टर ने जब इसको अनवेल किया तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई यहाँ के कल्चर के बारे में। तो उन्होंने कुछ, सबसे पहले तो अपनी गवर्नमेंट के जो भी कमिटमेंट है उनसे इस अपने जो स्पीच है उसकी शुरुआत की। उन्होंने बोला कि हमारे कंट्री में जो भी इनइक्वलिटीज़ है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कमिटमेंट है। और उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका विकास, ये जो हमारा नारा है, स्लोगन है, इसको ही अचीव करते हुए हम ये जो 216 फीट टॉल स्टेचू जो है, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जिनको जाना जाएगा, इसको कंट्री को डेडिकेटेड करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बात बताई कि कुछ स्कीम के बारे में कि जिनका हम यूज़ करते हुए सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जनधन स्कीम, फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन टू द पुअर एंड स्वच्छ भारत मिशन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम काम कर रहे हैं कि सभी जो लोग हैं वो इक्वलिटी बेसिस पे हैं, सबको कम से कम बेसिक फाउंडेशन जो चीज़ें हैं वो तो अवेलेबल हो पाए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जो श्री रामानुजाचार्य हैं उन्होंने अपनी लाइफ स्पैन में लगभग इक्वलिटी के ऊपर फोकस किया हर एरिया में, चाहे वो जेंडर बेसिस हो, कम्युनिटी बेसिस हो, कास्ट बेसिस हो, हर एरिया में उन्होंने इक्वलिटी के लिए काम किया था। और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी वर्क कर रही है।
इसके अलावा उन्होंने बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उनको बोला जाता है, तो भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी लाइफ में श्री रामानुजाचार्य की जो टीचिंग्स हैं उनको सब्सक्राइब किया था, मतलब उनको एक तरीके से ग्रहण किया था। ओके, यहाँ पर तेलुगु कल्चर की जो भी इम्पोर्टेंट एक तरीके से तेलुगु कल्चर की जो ग्रेट ट्रेडिशन है उनकी उन्होंने प्रेज किया। उन्होंने ये बोला कि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से रिसेंट टाइम में ये जो एरिया है, जो तेलुगु कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हुआ है। अभी प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में वारंगल डिस्ट्रिक्ट में जो रामप्पा टेम्पल है उसको भी रिकॉग्निशन दी है। इसके अलावा पूचमपल्ली जो वर्ल्ड टूरिज्म विलेज है, जिसको वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्निशन दी गई है, ये चीज़ें शो करती है कि यहाँ पर सातवाहन और काकतीय जो डायनेस्टी थी उन्होंने अपने पीछे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज यहाँ पर छोड़ी है। तो सातवाहन और काकतीय डायनेस्टी जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इनको आप मैप में व्यू कीजिए कि कौन से एरिया में काकतीय डायनेस्टी थी और कौन से एरिया में सातवाहन डायनेस्टी थी। ये है काकतीय डायनेस्टी। और हम सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, ये जो एरिया है सर्दन वाला पार्ट, मतलब ये अलग अलग टाइम में थी दोनों डायनेस्टी। तो जहाँ पर पहले जिस एरिया में आप एक तरीके से मान सकते हो कि पहले सातवाहन डायनेस्टी थी, जैसे ही मौर्यन एम्पायर यहाँ पर ये जो पटना वाला एरिया है वहाँ से मौर्यन एम्पायर डिक्रीज स्टेज में आया, सर्दन पार्ट में यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी जो है वो इंक्रीज हुई। उसके बाद में यहाँ पर 11th to 12th सेंचुरी जब थी तब यहाँ पर काकतीय डायनेस्टी डेवलप हुई थी। तो इसको दोनों को रिलेट किया है कि सातवाहन और काकतीय डायनेस्टी ने अपने यहाँ पर इतनी रिच हेरिटेज को पीछे छोड़ा था कि उसके जो आज तक जो फुटप्रिंट्स है वो आज तक बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज, यहां पर अगर हम देखें 6 पेज नंबर 7 पर, आप सभी को पता है अभी 5 स्टेट में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें जो मणिपुर स्टेट है उसको लेकर के जो कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये बोला कि अगर मणिपुर में कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो हम अप्सा को रिपील करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें वीमेन के लिए 33% जो कोटा है वो भी हम प्रॉमिस करेंगे। इसको लेकर के इस तरीके का जो अपने मैनिफेस्टो में जो पार्टीज अपने अपने आइडिया लिखती हैं, इसको लेकर के भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और उसमें ये बोला गया था कि जुडिशरी को इसमें इंटरवेन करना चाहिए कि इनडायरेक्टली आप ये बोलते हो कि इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन जो पार्टीज मैनिफेस्टो में अपने जो जो वायदे लिखती हैं उन वायदों को अगर वो कंप्लीट नहीं करती हैं तो एक तरीके से वायदे उन्होंने लिखे कि आपको फ्री राशन दिया जाएगा, आपको फ्री कुकिंग गैस दी जाएगी, एक तरीके से वायदे तो हो गए। तो जो भी पुअर पीपल है या जो भी हमारी सोसाइटी के अनअवेयर पर्सन है उनको एक तरीके से ग्रीडी तरीके से अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने के लिए मैनिफेस्टो में बात लिखी जाती है। ओके, तो इनके ऊपर वर्क किया जाना चाहिए कि अगर पार्टीज अपने उन मैनिफेस्टो को कंप्लीट नहीं करती है तो जुडिशरी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन वो भी इस तरीके के कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर के आए कि उन पार्टीज के ऊपर फिर कुछ वर्क होना चाहिए कि अगर वो अपने किए हुए वायदों को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करती है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि भई हम जो अप्सा जो एक्ट है उसको रिमूव करवाने में हेल्प करेंगे। अब ये अप्सा एक्ट होता क्या है? अप्सा एक्ट जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये अप्सा एक्ट ये होता है कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर आपको पावर दे दी जाएगी। जीएस पेपर 3 जो है मेंस का, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जहाँ पर भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को दे दी जाती है। ये होता है अप्सा। अप्सा का मीन्स जो है ये यही है सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो। अब ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो क्या होता है और किसको इसको देने की पावर होती है? डिस्टर्ब्ड एरिया अगर हम बात करें तो अप्सा जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अंडर एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है और किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर किया जाता है। जब भी कोई एरिया वहाँ की डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट, कम्युनिटी, उनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस और कुछ डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हो जाए तो उस एरिया में कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाते हैं, तब उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास में, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के पास में पावर होती है कि उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है।
पूरे स्टेट को भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर स्टेट या यूटी का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है उसको भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इस एक्ट को रिव्यू भी किया गया है। 2004 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की कमेटी आई थी और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ये प्रोविज़न है उनको रिव्यू किया था। उन्होंने ये बोला था कि अप्सा में जो आर्मी को ज़्यादा पावर आपने दे रखी है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप यूपीएपीए जो एक्ट है 1967 उसमें कुछ अप्रोप्रिएट प्रोविजन जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हो और अप्सा को आपको रिपील करना चाहिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो 5th रिपोर्ट आई उसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि अप्सा को रिपील करने की ज़रूरत है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है कि नागालैंड में आपने बहुत ज़्यादा इशू देखा होगा कि वहाँ पर 17 सिविलियन की डेथ हो जाती है। कुछ एक तरीके से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से हमारी आर्मी वहाँ पर अटैक करती है कि वहाँ पर कुछ एक तरीके से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, कुछ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही है। उनको काउंटर करने के लिए हमारी आर्मी वहाँ पर गई तो सिविलियंस की उसमें डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है कि अप्सा जो एक्ट है उसको उसको रिपील करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर, यहाँ पेज नंबर 9 पर, फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप सभी को पता है कि चाइना में ओलंपिक गेम स्टार्ट हो गए और इन ओलंपिक्स गेम में बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से बाइकआउट किया कि हम इन ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर प्रेजेंट भी हुई, जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसके अलावा 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनके हेड, इसके अलावा इजिप्ट जो है, सऊदी अरेबिया होगा, यूएई हो गया, इसके अलावा और भी कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं, हेड जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हुए। इंडिया ने बाइकआउट इसलिए किया, आप सभी को पता है कि जो टॉर्च बियरर प्रोसीजर होता है उसमें उन्होंने एक ऐसे सोल्जर को शामिल कर लिया था जो गालवान वैली क्लैश में शामिल था। तो इंडिया ने बोला कि आप स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहे हो। इसके बेसिस पर इंडिया ने बोला कि ना तो हम आपकी जो ओपनिंग सेरेमनी है और ना ही क्लोजिंग सेरेमनी जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूएस एंड अदर कंट्रीज़ ने इसलिए बाइकआउट किया कि आपके यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है उनका बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। आप जिंजियांग वाले रीजन में, तिब्बत वाले रीजन में, इसके अलावा ताइवान के ऊपर आप अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप इक्वलिटी को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ इशू हैं, लेकिन यहाँ पर जो जो कंट्रीज़ आए हैं उन्होंने चाइना के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। इंडियन एक्सप्रेस में कल एक्सप्लेन्ड पेज पर एक न्यूज़ आई थी और इसमें शो कर रखा था कि अब क्या आगे आने वाले टाइम में कुछ और इशू हो सकता है क्या। तो एक तो इशू इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जब ओलंपिक गेम हुए तो उस टाइम हमने देखा कि उसमें एक वर्ड और इंसर्ट किया गया था उनके मोटो में, और वो वर्ड था टुगेदर। तो यहाँ पर जो टुगेदर जो वर्ड है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला इन विंटर ओलंपिक्स गेम में। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2028 में लॉस एंजलिस, 2032 में ब्रिस्बेन में भी ओलंपिक गेम हो सकते हैं, ओलंपिक गेम होने वाले हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि चाइना भी अपनी तरफ से इसी तरीके की बाइकआउट पॉलिसी को अपनाई। अब यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं वो फोकस कर रहे हैं कि चाइना और उनकी रिलेशन काफ़ी बेहतरीन हो सके। अब सभी को पता है कि रशिया का जो झुकाव है, इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो रशिया है वो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है यूएस के और नाटो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप सभी को पता है कि यूक्रेन और रशिया का इशू इंक्रीज़ होता जा रहा है। वहाँ पर जो यूएस है वो अदर कंट्रीज़ के साथ में मिल करके अपने ट्रूप्स को वहाँ पर डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान है वो भी, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं चाइना के, जिसमें अगर हम देखें CPEC प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि सेकंड जो उसका प्रोग्राम है वो जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। आप सभी को पता है कि CPEC जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि POK वाला एरिया जो है जिसके ऊपर अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कि वो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, उसमें से एरिया दिया गया है और वहाँ से रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुई है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक, या फिर आप अगर बोले तो वेस्टर्न इंडियन ओशन तक जो चाइना है वो अपनी ईजिली रीच बना सके। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उस एरिया में भी अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर पहले जो 5th नेशन कंट्रीज़ है उनके जो हेड है वो यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन
कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ पाए, तो 27 जनवरी को उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो पहले ही पता था कि इंडिया के साथ में डिस्कशन होने वाला है, लेकिन चाइना ने उनके साथ में पहले ही अपनी वर्चुअल मीटिंग की, उनके साथ में टारगेट सेट किए कि जल्दी जो चाइना है वो अपना जो भी ट्रेड है आपके साथ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर इशू में आपको लेकर के। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एक तरीके से चाइना के ऊपर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर इसीलिए फोकस कर रहा है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनेगी तभी हमारे यहाँ पर जो रीजनल इशू हैं जैसे टेररिज्म हो गया, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये बहुत सारे इशू हैं, जिसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी इशू हो गए, इन सभी को हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इंडिया जो है वो अपनी इजीली रीच बना पाएगा। तो यहाँ पर जो सी जिनपिंग है उन्होंने ओलंपिक्स के नेम पर अपने जो भी डिप्लोमेटिक मसल है उनको फ्लेक्स करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 पर, साइंस पेज पर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च स्टेशन है। अब रिसर्च स्टेशन है तो वहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन भी होता है। इसके अलावा वहाँ पर प्लास्टिक भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि यहाँ पर कुछ टिनी टिनी माइक्रोब्स हैं और जो टिनी माइक्रोब्स हैं जो भी यहाँ पर वेस्ट है उस वेस्ट को नेचुरली तरीके से क्लीनिंग करने का काम करते हैं, ओके, जिससे पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इन माइक्रोब्स का जो भी प्लास्टिक, आप सभी को पता है ग्लोबली लेवल पर प्लास्टिक जो है काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा है, तो इस प्लास्टिक वाले इशू को सॉल्व करने के लिए अंटार्कटिक के जो माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प ली जा सकती है। इस प्रोसीजर को इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है कि जो भी फ्यूल्स की वजह से या प्लास्टिक की वजह से जो भी इशू क्रिएट हो रहा है उस पोल्यूशन को हम कैसे क्लीनिंग अप कर सकते हैं इन माइक्रोब्स का यूज़ करके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी को अभी रिकॉग्निशन इंडिया की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन अभी जो बजट का सेशन हुआ, बजट रिप्रेजेंट किया गया यूनियन बजट, उसमें ये बोला गया है कि अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो तो उससे जितनी भी आपकी अर्निंग होती है उस पर 30% टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल में ये बताया गया है कि किस तरीके से हम इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, उसके बारे में अभी तक कोई भी प्रोसीजर हमारे यहाँ पर नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है हवाना सिंड्रोम को लेकर के। हवाना सिंड्रोम एक इशू देखने को मिला। सबसे पहले 2016 में यूएस एम्बेसी स्टाफ जो है हवाना क्यूबा में 2016-17 में यूएस एम्बेसी स्टाफ और उनकी फैमिली मेंबर्स में कुछ इशू आए। इशू इस तरीके के जैसे डिजीनेस, हियरिंग लॉस, हेडेक, वर्टिगो, न्यूसिया, मेमोरी लॉस, पॉसिबल ब्रेन इंजरीज, इस तरीके के कुछ इशू देखने को मिले। उसके बाद में सेम इशू जो है वो लास्ट ईयर अगर हम बात करें सितंबर में इस CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स जो हैं उन्होंने भी कंप्लेन किया कि उनको भी हवाना सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब इस इशू को लेकर के एक तरीके से जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, एक इन्वेस्टिगेशन किया गया, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फाइंड किया। तब उन्होंने ये बोला कि हवाना सिंड्रोम जो है वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी में जो हाई लेवल पर लोग रहते हैं उसकी वजह से ये सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इस रिजल्ट पे पहले ये बोला जा रहा था कि कुछ तरीके से एक तरीके से बायो आप तरीके से मतलब साइंस का यूज़ करते हुए कुछ अटैक किया जा रहा है यूएस के ऑफिशियल्स पर, जिनकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कमेटी के जो रिजल्ट आए उन्होंने ये बोला है कि देखो अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आए, लेकिन ये बोला गया है कि हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उनकी जो हाई फ्रिक्वेंसी में हम लोग रह रहे हैं उसकी वजह से ये जो इश्यूज हैं वो सामने आ सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना के इम्पोर्ट को लेकर के है। अब ये हवाना सिंड्रोम जो है ना, हवाना सिंड्रोम ये अभी हमने डिस्कस किया, इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ हवाना सिंड्रोम। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की डिजीज़ देखने को मिली है जिसमें ये सारे बेसिक प्रॉब्लम्स उनकी फैमिली में और यूएस ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर आर्टिकल में बता रखा है कि इंडिया और चाइना की जो इम्पोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंडिया जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है चाइना से बहुत ज़्यादा। अभी अगर हम देखें तो कोविड की वजह से चाइना को लेकर के एक तरीके से गलत
जो एक साइट जो है वो ग्लोबली लेवल पर गया कि चाइना इस तरीके के बहुत सारे जो डिजीज़ है उनको ग्रो कर रहा है और इसी की वजह से वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब उस टाइम अगर हम देखें तो 2020 में जो ट्रेड है वो इंडिया और चाइना के बीच में भी थोड़ा कम हुआ था। कारण ये था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लेकिन 2021 में दोबारा से सर्ज हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है। यहाँ पर देखिए इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ में 2021 में वो 125.6 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। ये अभी टाइम में चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम जो है वो जनवरी में रिलीज़ की है। इन्होंने इस फिगर को रिलीज़ किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा निकल गया है। मतलब 100 बिलियन डॉलर का जो एक टारगेट था उससे ज़्यादा हमने किया है उनके साथ में ट्रेड। इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 97.5 बिलियन डॉलर का है और एक्सपोर्ट जो है वो 28.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों के दोनों रिकॉर्ड है। 2019 में अगर हम बात करें तो ट्रेड में 2019 के बाद में ट्रेड में थोड़ा सा 2020 में डिक्लाइन देखने को मिला पेंडेमिक की वजह से। इसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद में ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट में 30% तक इंक्रीज हुआ है और एक्सपोर्ट टू चाइना अगर हम देखें तो 56% जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ट्रेड डेफिसिट जो है जो एक मेजर कंसर्न था हमारी कंट्री के लिए वो 2019 में जब 22% था तो लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अब ये तो हमने हो गए कि चाइना के साथ में हमारे जो ट्रेड है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं हम चाइना से। इंडिया जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीनरी का। इसके अलावा बहुत सारे हम केमिकल यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ताकि उन केमिकल का हम यूज़ कर सकें इंडस्ट्रीज़ में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में। इसके अलावा 2020 से हम लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकल सप्लाई जो है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनके बेसिक पर अगर हम देखें तो 2021 में जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, अब ये तो बात हो गई हमारे ट्रेड की, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो किस तरीके की, उनसे क्या इम्प्लीकेशन देखने को हमें मिल रहे हैं। ट्रेड जो है वो रेगुलर बूम क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो ड्रामेटिकली चेंज हो रहे हैं लास्ट 2 ईयर से, मतलब 2 साल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन हमारे जो और अदर इशू जो हैं जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो क्राइसिस है वो अप्रैल 2020 से इंक्रीज हुआ था। इसके बाद में और भी बहुत सारे इशू अगर हम देखें तो यहाँ पर चाइना की बहुत सारी जो कंपनीज पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करती थी वो अब धीरे धीरे कर्व करने लग गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे चाइनीज जो ऐप हैं उनको इंडिया ने बैन कर दिया था। अलीबाबा और टेंसेंट जो टेक जायंट हैं उन्होंने अपने चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप जो है उनमें पहले इंक्रीज हुआ था और अब अब्रप्टली उसको हाल्ट कर दिया गया है। 200 से ज़्यादा ऐप जो हैं उनको हमने बैन कर रखा है। चाइनीज़ जो फर्म है उनको 5G ट्रायल से हमने बाहर रख दिया है। तो एक तरीके से चाइनीज़ की जो भी फर्म है इंडिया में उनके ऊपर इंडिया ने टाइटली अपनी स्क्रूटनी की है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में कंडक्टिंग टैक्स इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज इंक्लूडिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर शाओमी जो कंपनी है उसके ऊपर भी कुछ टैक्स इन्वेस्टिगेशन हमने किए हैं। तो ये इशू है जहाँ पर एक तरीके से हमारा जो कॉमर्स है ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर चाइना के साथ में हमारे इशू है। ओके, यहाँ पर लास्ट में ये बोला गया है कि देखो इंडिया जो है वो हर सोर्स के लिए बहुत सारे क्रिटिकल गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशनशिप इट स्टिल रिमेन समवॉट इन केस ऑफ फ्रीज एज टॉक कंटिन्यू और रिजोल्व द टेंशन अलोंग द बॉर्डर। ये जो ट्रेड है ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता दोनों कंट्रीज़ के लिए जब तक हमारे जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो इजीली सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर टेंशन रहेगी तो जो ट्रेड डेफिसिट चाहे कितना ही ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहे कितना ही इंक्रीज हो जाए पर हमारे जो रिलेशन है वो हेल्दी डेवलप नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वंदे भारत ट्रेन को लेकर के है। अभी हमारा जो बजट है उसमें बताया गया कि वंदे भारत जो ट्रेन है 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की जाएंगी। वंदे भारत ट्रेन प्रेजेंट टाइम में 2 वंदे भारत ट्रेन जो है वो हमारे यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में एक तो न्यू दिल्ली टू वाराणसी और दूसरी है न्यू दिल्ली टू कटरा। इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ये 2 ट्रेन है। अब इसमें वंदे भारत ट्रेन है क्या,
इसमें कुछ अलग कोशिश की जाएगी। द वंदे भारत कोर्सेज इनकॉर्पोरेट पैसेंजर एमिनिटीज इंक्लूडिंग ऑन बोर्ड वाईफाई एंटरटेनमेंट, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, CCTVs, ऑटोमेटिक डोर्स इन ऑल कोचेज, रोटेटिंग चेयर्स एंड बायो वैक्यूम टाइप टॉयलेट लाइक इन एयरक्राफ्ट। ये सारी चीज़ें सुविधाएं जो हैं वो देने की कोशिश की जाएगी वंदे भारत में। मतलब हमारे जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जाएगा, टेक्नो फ्रेंडली रेलवे डिपार्टमेंट को बनाया जाएगा। जो भी पैसेंजर्स हैं उनको और ज़्यादा मोर जो एडवांटेज है, अधिक जो सुविधाएं हैं वो उनको देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इसमें फोकस किया जाएगा कि इंडिया जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद इंडिया में करे। मतलब हमारा जो इससे सेल्फ रिलायंट इंडिया वाला जो टारगेट है उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें मोर देन 75% जो भी प्रोसीजर है, जो भी इसमें चीज़ें यूज़ हों वो सारी की सारी होम प्रोड्यूस्ड हों। जब उनका यूज़ किया जाएगा तो इंडिया के लिए एक तरीके से प्राउड मोमेंट होगा कि हम कुछ ऐसी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हमने की जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की जो सारे सामान हैं वो इंडिया से बनाए हुए उसमें यूज़ किए गए और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये आज हमारा द हिंदू का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।